नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और ये सभी प्रश्न इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए भी बनेंगे उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न आ चुका है और ये साइंस से है, इम्पोर्टेंट प्रश्न। क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि जस्ती लोहा क्या है। तो देखिए, जस्ती लोहा उसे कहते हैं जिस पे जस्ते की लेप लगाई हो। तो आप लोग लिख देंगे क्या? जस्ता लेपित लोहा को क्या कहते हैं? जस्ता लेपित लोहा को क्या कहते हैं? जस्ती लोहा कहते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जस्ता लेपित लोहा क्यों बनाया जाता है, किसी लोहे पे लेप क्यों लगाया जाता है? तो जंग से बचने के लिए ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जंग यानी कि जंग से बचने के लिए क्या किया जाता है, किसी भी लोहे पे जस्ते की परत चढ़ाते हैं, जिसे क्या जस्ते या फिर इसको जिंक बोलते हैं। तो जिंक की परत चढ़ाते हैं। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जिंक की परत क्या करते हैं? चढ़ा देते हैं। ठीक, तो ये इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, और इस प्रक्रिया को, किसी भी लोहे पे जिंक की परत को चढ़ाना, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये भी एग्जाम में पूछा गया। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है जस्तीकरण। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जस्तीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक, गैल्वेनाइजेशन। ठीक, गैल्वेनीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। या फिर इसको ही बोलते हैं जस्तीकरण। ठीक, जस्तीकरण। ठीक, इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं थोड़े से और चीज़ों को। देखिए, जैसे लोहे पे जंग लगना, ये कैसी प्रक्रिया है? तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। लोहे पे जंग लगना ये कैसा परिवर्तन है? तो लोहे पे जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसा? रासायनिक परिवर्तन है। ये भी बातें आप लोग को क्या करना है? ध्यान रखना है। रासायनिक परिवर्तन है। अब फिर दूसरी बात को आप लोग ध्यान रखना कि अगर लोहे पे जंग लग रहा है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? तो हमेशा ये एग्जाम में पूछा जाता है। और उसका भार क्या होता है? बढ़ता है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिविजन करते हैं। देखिए, हमने क्या बताया कि जस्ती लोहा क्या होता है? तो जस्ता लेपित लोहा को क्या कहते हैं? जस्ती लोहा कहते हैं। तो जंग से बचने के लिए जिंक की परत को चढ़ाना क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। लोहे पे जंग लगना ये कैसा परिवर्तन है? तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक अभिक्रिया है। किसी भी लोहे पे जंग लगता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? एग्जाम में पूछा जाता है कि बढ़ता है या फिर घटता है या फिर सेम रहता है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे भार जो है उसका बढ़ता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर साइंस से है, महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि जहाज़ों का आवागमन किस पर आधारित होता है? तो जहाज़ों का जो आवागमन है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित होता है। आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था और इस पे जो है जहाज़ों को बनाया जाता है। ठीक, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अब कुछ सिद्धांतों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछे कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक, सापेक्षता का सिद्धांत पूछ ले, अगर सापेक्षता का सिद्धांत पूछे, अगर आपसे पूछे किसने दिया था, तो आप लोग को बताना है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया था? सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ठीक, अगली बात आपसे पूछे कि महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया था? महाविस्फोट का सिद्धांत अगर आपसे पूछे कि किसने दिया था, तो ये वही बातें आप लोग को ध्यान रखना है कि जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंतेयर ने। ये जियोग्राफी में पूछा जाता है। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था। स्टैटिक के लिए भी ये महत्वपूर्ण है और जियोग्राफी के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक, क्वांटम सिद्धांत अगर आपसे पूछे किसने दिया था, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्वांटम सिद्धांत अगर आपसे पूछे ये सिद्धांत किसने दिया था, क्वांटम सिद्धांत, तो मैक्स प्लांक ने दिया था। मैक्स प्लांक ने दिया था क्वांटम सिद्धांत। तो ये भी आप लोग को याद रखना है
किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था। अगर आपसे पूछे कि शून्य का नियम किसने दिया था, तो आप लोग जानते हैं कि आर्यभट्ट साहब ने शून्य का नियम दिया था। किसने? यहीं पे सभी याद रखेंगे, शून्य का नियम अगर आपसे पूछे किसने दिया था शून्य का नियम, तो आर्यभट्ट साहब ने दिया था। किसने? आर्यभट्ट साहब ने दिया था। ठीक, ये बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि जहाज़ों का आवागमन किस पर आधारित होता है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित होता है। हमने बताया कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, तो ये मैक्स प्लांक ने दिया था क्वांटम सिद्धांत, आप लोग को याद रखना है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटियर ने महाविस्फोट का सिद्धांत दिया था। शून्य का नियम आर्यभट्ट ने दिया था, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था। ठीक, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीयों के पास कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भाई भारतीयों के पास पहले तो 7 थे, अभी याद रखेंगे कितने मौलिक अधिकार थे, हैं 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन है? आइए चलिए देख लेते हैं। मौलिक अधिकार की बात करें अगर आपसे पूछे किस भाग में है, तो भाग 3 में। अगर आपसे पूछे कितने अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया। अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकार जो है ये लिया कहाँ से गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ के? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन कौन मौलिक अधिकार हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला है समता का अधिकार। समता का अधिकार कहाँ से है, तो ये 14 से लेकर के अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार है। और दूसरा हो गया आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 23 तक क्या है? अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर अगला है, तीसरा है आपका कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार भी दिया गया है। तो ये अगर आपसे पूछे किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद ये 23-24 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार मात्र 23-24 में। उसके बाद फिर आ जाती है धर्म की स्वतंत्रता या फिर धार्मिक स्वतंत्रता, इसका अधिकार किस में है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। धर्म की स्वतंत्रता, तो ये पूछे किस अनुच्छेद में है, तो ये आपके 25 से लेकर के 28 तक है। कब? 25 से 28 तक। सांस्कृतिक एंड पेज ही नहीं बच रहा, संस्कृति एंड शिक्षा यहाँ पे लिख देते हैं। अगर आपसे पूछे सांस्कृतिक एंड शिक्षा का अधिकार ये किस अनुच्छेद में है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 29 और 30 में, अनुच्छेद 29 और 30 में है। और उसके बाद आपका है संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार अगर आपसे पूछे संवैधानिक उपचार ये किस अनुच्छेद में है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 32, संविधान की आत्मा कहते हैं, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए भारतीयों के पास कितने मौलिक अधिकार हैं, भारतीयों के पास कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों की बात करें किस भाग में है, तो संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 है, लिया गया है अमेरिका से। कौन कौन से मौलिक अधिकार? पहला हो गया समता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18 है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और फिर हमने बताया धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता है। और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30 है। इन्हीं सब के तहत मदरसे वगैरह बनाए जाते हैं। संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32, संविधान की आत्मा इसको कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की समेकित शक्ति से पहले भी भारत किन वस्तुओं से बने वस्त्र का निर्यात करता था। तो जब भारत में अंग्रेज नहीं आए थे उससे पहले भी ऐसी बात नहीं है कि भारत अलग देशों से व्यापार नहीं करता था। इससे पहले भी भारत आपके कपास और रेशम का व्यापार करता था। एग्जाम में कपास एंड रेशम दिया था ऑप्शन में, रेशम। लेकिन भारत जो है इसके अलावा नमक का भी व्यापार करता था, सोरा का भी और देशों में व्यापार करता था। और फिर उसके बाद सोरा हो गया, नमक हो गया, और चाय का भी भारत निर्यात करता था। निर्यात मतलब बेचना होता है, निर्यात करता था। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। यहीं पे है ईस्ट इंडिया कंपनी, आइए इसको देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसका अधिकार पत्र कब आया था, एग्जाम में पूछा जाता है। अधिकार, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र तो किसने दिया था, तो महारानी एलिजाबेथ। किसने दिया था? एलिजाबेथ के बारे में, एलिजाबेथ प्रथम
ये ऑप्शन में दिया रहेगा एलिजाबेथ प्रथम, थर्ड, फोर्थ। तो आप लोग को बताना है एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को भेजा था भारत में इसका अधिकार पत्र, 31 दिसंबर सन 1600 में। ठीक, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अंग्रेजों की अगर आपसे पूछे कि पहली कोठी कहाँ पे लगी थी, अंग्रेजों की जो है पहली कोठी कहाँ पे लगी थी, तो अंग्रेजों की जो पहली कोठी है वो सूरत में खोलने के लिए प्रस्ताव हुआ था, सूरत में। और सूरत तो लेकिन यहाँ पे खुला नहीं था 1608 में। कब? 1608 में। लेकिन ये जाकर खुला था 1613 में। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की सामरिक शक्ति से पहले भी भारत किन वस्तुओं से बने वस्त्र का निर्यात करता था, तो कपास, रेशम, नमक और सोरा, चाय, इन वस्तुओं का भारत ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आने से पहले भी इन चीज़ों का व्यापार करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमने क्या बताया कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अधिकार पत्र दिया था 1 दिसंबर 1600 को, तब जाकर के ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है। और पहली कोठी कहाँ पे खुलती है इन लोग की? सूरत में खोलने का प्रयास करते हैं 1608 में, जाकर के 1613 में खुला था। अगला प्रश्न है फिर साइंस से, कह रहा है कि किस कीट को सामाजिक कीट कहा जाता है। तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा कीट जो एक सोसाइटी में रहता है, यानी कि एक समूह बना करके एक साथ इकट्ठे रहते हैं। जैसे आपको मधुमक्खी देखने को मिल जाएंगी। मधुमक्खी देखिए एक छत्ता बनाती है, उसके पास सभी सारी मधुमक्खियाँ उसी छत्ते में रहती हैं। तो ये एक सोसाइटी का निर्माण करती है, समाज का निर्माण करती है, तो उन्हें सामाजिक कीट कहा जाता है। उसके बाद चींटी, देखिए एक पंक्ति में चलेंगी, इधर उधर कोई नहीं जाएगा, सीधे एक ही दिशा में सारे लोग एक ही चींटियाँ जाएंगी, तो वो सामाजिक कीट उन्हें कहा जाता है। दीमक भी सभी जहाँ पे रहेंगे एक साथ ही रहेंगे, तो इन कीटों को क्या कहा जाता है? सामाजिक कीट कहा जाता है। तो इनके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। कीटों के बारे में एडिशनल पॉइंट आप लोग को याद रखना है कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। आपसे पूछे अगर एग्जाम में कीटों का जो है अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन। ठीक, ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि कीट वर्ग किस संघ में रखा गया, कीट वर्ग को किस संघ में रखा गया, तो इसे आर्थ्रोपोडा संघ में रखा गया। किसे? आर्थ्रोपोडा संघ में रखा गया है। अगली बात आप लोग को याद रखना है, कीटों के बारे में कि कुछ रोग के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि काला जार रोग किस मक्खी की वजह से होता है, काला जार रोग ये किस मक्खी की वजह से होता है, तो ये बालू मक्खी से इसका संक्रमण होता है। ठीक, बालू मक्खी ये हो गया। अगर आपसे पूछे कि हैजा रोग किस मक्खी से होता है, देखिए मक्खियाँ भी बहुत प्रकार की होती हैं। हैजा रोग ये किसके वजह से होता है, तो ये घरेलू मक्खी की वजह से ये फैलता है। घरेलू मक्खी, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। घरेलू मक्खी की वजह से हैजा रोग फैलता है। अगर आपसे पूछे वहीं पे लाख का निर्माण किससे होता है, लाख का निर्माण ये किस कीट से होता है, लाख का निर्माण, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे ये लाख का निर्माण किससे होता है, तो ये कीटों से ही होता है। कीट से लाख का निर्माण होता है। आइए रिवीजन करते हैं। देखिए किस कीट को सामाजिक कीट कहा जाता है, तो हमने बताया मधुमक्खी, चींटी, दीमक, इनको सामाजिक कीट कहा जाता है। कीटों का अध्ययन क्या है? एंटेमोलॉजी है। कीट वर्ग किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। किसमें? आर्थ्रोपोडा संघ में। घरेलू मक्खी, क्या हमने बताया कि लाख का निर्माण किससे होता है? कीटों से लाख का निर्माण होता है। काला जार रोग में कौन सी मक्खी होती है? बालू मक्खी होती है। और हैजा रोग में कौन सी मक्खी होती है? तो ये घरेलू मक्खी होती है। ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न इंडियन जियोग्राफी से महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंधु नदी इस समय चर्चे में है और सिंधु नदी से ही एक ये प्रश्न है। अब इसमें हम लोग सिंधु नदी के बारे में सारी बातें देखेंगे। कह रहा है कि किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित होती है, तो सिंधु नदी इंटरनेशनल नदी है। ये 3 देशों में प्रवाहित होती है। देखिए चीन या फिर आप कह सकते हैं तिब्बत से निकलती है, लेकिन तिब्बत पे चीन का अधिकार है। फिर आती है भारत में, लद्दाख में बहती है, फिर जाती है ये आपके पाकिस्तान में। कहाँ जाती है? पाकिस्तान में जाती है। ठीक, तो ये 3 देशों में बहती है। अगर आपसे पूछे कि इसका जो है उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो ये ग्लेशियर है जिसको कहते हैं बोखरचू।
क्या कहते हैं, बोखरचू एग्जाम में अब ये पूछा जाता है। या फिर आप लोग को याद रखना है कि मानसरोवर के पास से, एग्जाम में कभी कभी मानसरोवर दे देता है या फिर तिब्बत भी ऑप्शन में दे देता है। कहाँ से, तिब्बत से भी ये प्रवाहित होती है, ठीक, उद्गम होता है इसका। और फिर अगर आपसे पूछे कि इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई आप लोग ध्यान रखेंगे सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। लेकिन अगर आप लोग गूगल पे सर्च करने जाएंगे तो इस 3180 किलोमीटर आप लोग को मिल जाएगा, ठीक, ये इसकी लंबाई है, ठीक। मुहाना कहाँ बनाती है, यानी कि अपना जल जा करके कहाँ गिराती है, तो ये मुहाना जा करके अपना अरब सागर में बनाती है। कहाँ पे, अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सिंधु नदी की अगर बात करें कि सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, झेलम, चिनाब एंड रावी, व्यास, सतलज क्या है, सतलज इनकी क्या है, रावी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज इनकी 5 सहायक नदियां हैं। इसके अलावा भी और भी इनकी सहायक नदियां हैं, जबकि इतनी फेमस है एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित होती है, तो चीन, भारत, पाकिस्तान, इन जगहों पे सिंधु नदी प्रवाहित होती है। उद्गम होता है तिब्बत से, फिर भारत में आता है, फिर पाकिस्तान में चला जाता है। अभी तो जा नहीं पा रहा है क्योंकि भारत पानी इसका रोक दिया है। उद्गम कहाँ से होता है, तो बोखरचू या फिर आप लोग याद रखेंगे मानसरोवर झील के पास से, तिब्बत से। लंबाई 2880 किलोमीटर है और गूगल पे 3180 मिलेगा। मुहाना अरब सागर में बनाती है। सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज इसकी सहायक नदियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। साइंस का प्रश्न है, कह रहा है एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको, 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक। तो ये बातें आप लोग को याद रखना है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो इसका ये जो है ऑक्सीजन एक रंगहीन, इसका कोई भी रंग नहीं होता है। गंधहीन, इसका कोई भी गंध नहीं होता है। और ये स्वादहीन गैस है। कैसी गैस है, स्वादहीन गैस है, इसकी कोई भी स्वाद भी नहीं होती, तभी हम लोग ऑक्सीजन को देख नहीं पाते। इसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है, ठीक। प्राणवायु कहा जाता है क्योंकि हम लोग जीवन के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, जीवित रहने के लिए। अगर आपसे पूछे कि वायुमंडल में कितने % है, ये तो वायुमंडल में 21% क्या है, ऑक्सीजन गैस है। ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि देखिए एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन ये जो है रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। इसको क्या कहा जाता है, प्राणवायु। वायुमंडल में इसकी प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 21%। नाइट्रोजन कितना होता है, तो 78%, ठीक। अगला प्रश्न कि यूरिया का उत्पादन कहाँ से होता है, तो हमारे शरीर में जो है, यहाँ पे लिखना चाहिए था कि शरीर में कहाँ से यूरिया का उत्पादन होता है। तो देखिए चलिए यूरिया का उत्पादन जो है यकृत से होता है। कहाँ से, यकृत से होता है। ये बातें आप लोग याद रखना है। अगर आपसे पूछे यकृत के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए अगर आपसे पूछे पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है, पित्त रस का अगर आपसे पूछे कि स्राव कहाँ से होता है, तो वो यकृत से ही होता है। जबकि अगर आपसे पूछे कि ये जो पित्त रस है ना आपका, पित्त रस ये एकत्रित कहाँ पे होता है, ये एकत्रित कहाँ पे होता है, तो ये एक स्टोर होने का काम जो है ये पित्ताशय में स्टोर होता है। कहाँ पे, पित्ताशय में ये स्टोर होता है। ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। अगर आपसे पूछे यकृत के बारे में, तो ये मानव शरीर की जो है, अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो ये यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका कार्य क्या है, अगर आपसे पूछे यकृत का कार्य बता दीजिए क्या है, तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। क्या करता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज को ये ट्रांसफॉर्म किस में करता है, ग्लाइकोजन में। तो ये भी आप लोग को याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। और अगर आपसे पूछे मानव शरीर में विटामिन ए का संचय कहाँ पे होता है, संचय, तो ये
यकृत में विटामिन ए का संचय होता है। कहाँ पे? यकृत में विटामिन ए का संचय होता है। तो ये सभी चीज़ें आप लोग को याद रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं कि यूरिया का उत्पादन कहाँ से होता है, तो ये यकृत से होता है। पित्तरस का स्राव कहाँ पे होता है? यकृत से होता है। एकत्रित कहाँ पे होता है? पित्ताशय में। पित्तरस जो है एकत्रित पित्ताशय में। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है भाई साहब यकृत ही होती है। अगर आपसे पूछे कि यकृत का कार्य क्या है, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना इसका कार्य है। और विटामिन ए का संचय कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। और अगला प्रश्न है, स्टैटिक से क्या कह रहा है कि वर्तमान नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वर्तमान समय में। कौन? राम मोहन नायडू, ठीक, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। ठीक, इनको विमानन मंत्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विमानन मंत्री भी इन्हें कहते हैं। मतलब नागरिक उड्डयन मंत्री कह लीजिए या फिर विमानन मंत्री कह लीजिए। ठीक, और भी कैबिनेट, मोदी कैबिनेट 3.0 को या फिर 3.0 के कुछ और भी मंत्रियों के बारे में और उनके कार्य के बारे में देखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि हमारे रेल मंत्री कौन है, ठीक, हमारे रेल मंत्री कौन है, अगर आपसे पूछे कि साथ में बताइए कि हमारे सूचना प्रसारण मंत्री कौन है, सूचना प्रसारण मंत्री कौन है, तो वो है आपके अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी वैष्णव। ठीक, तो ये आप लोग को याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि हमारे विदेश मंत्री कौन है, विदेश मंत्री कौन है, तो विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। कौन है? एस जयशंकर हैं हमारे विदेश मंत्री। अगर आपसे पूछे कि हमारे रक्षा मंत्री कौन है, हमारे रक्षा मंत्री कौन है, तो ये हैं हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। ठीक, जिन्होंने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। अगर आपसे पूछे कि हमारे सहकारी मंत्री कौन है, सहकारिता या फिर सहकारी मंत्री कह लीजिए, सहकारी मंत्री या फिर सहकारिता मंत्री, या फिर इन्हें ही कहा जाता है गृह मंत्री कौन है, तो ये दोनों का पदभार किसने संभाला है, तो इन दोनों मंत्रालय का पदभार अमित शाह जी संभाले हैं। कौन? अमित शाह जी। स्वास्थ्य मंत्री अगर आपसे पूछे कौन है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो ये है हमारे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। कौन है? जेपी नड्डा हमारे वर्तमान समय में स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक, चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो नागरिक उड्डयन मंत्री वर्तमान समय में कौन है? राम मोहन नायडू। कौन है? ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, राम मोहन नायडू। ये विमानन मंत्री भी हैं। ठीक, और रेल मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री। और विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह हैं। और सहकारी मंत्री और गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जेपी नड्डा जी हैं स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान समय में। चार मीनार का निर्माण किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? तो देखिए चार मीनार जो है ना, इसके बारे में कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे एक बीमारी फैला था उस समय में हैदराबाद में, तो जिसको क्या बोलते हैं? प्लेग। ये प्लेग बीमारी फैला, इसके याद में किसने बनवाया था? इसे किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया था। अब कब निर्माण करवाया था, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसका निर्माण कब हुआ था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 1591 में इसका निर्माण हुआ था। और इतना ही नहीं, अगर आपसे पूछे कि ये स्थित कहाँ पे है, तो भैया आप लोग बताएंगे कि हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे? हैदराबाद में। ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं। निर्माण किसने कराया था और किसकी याद में कराया था, तो प्लेग बीमारी हो गया था, उसकी याद में इसका निर्माण 1591 में हैदराबाद तेलंगाना में किया गया था। ठीक, और भी कुछ एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं। बुलंद दरवाज़ा पूछता है किसकी याद में बनवाया गया था? किसने बनवाया था बुलंद? अरे यार, अगर आपसे पूछे कि बुलंद दरवाज़ा भाई किसने बनवाया था, बुलंद दरवाज़ा, तो बुलंद दरवाज़ा बनवाने का काम अकबर ने किया था। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। किसकी याद में बनवाया था? तो ये गुजरात विजय के, ये भी पूछा जाता है, गुजरात विजय के याद में इसे बनवाया था।
गुजरात विजय की याद में बनाया था। स्थित कहाँ पे है बुलंद दरवाज़ा, तो ये भी आप लोग बताएंगे कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा स्थित है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि चार मीनार का निर्माण किस व्यापक बीमारी के याद में किया गया था। तो प्लेग बीमारी फैला था इनके शासनकाल में, कुली कुतुब शाह के शासनकाल में, और इसकी याद में 1591 में इन्होंने बुलंद चार मीनार का निर्माण करवाया, हैदराबाद में स्थित है। और ये एक प्रश्न और पूछा जाता है कि चार मीनार जो है किसका कब्रिस्तान है, क्या किसी का कब्रिस्तान है, तो ये किसी का कब्र या मकबरा नहीं है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, किसी का मकबरा नहीं है, ठीक। और बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था किसकी याद में, तो गुजरात में फतेहपुर सीकरी गुजरात विजय के याद में बनवाया था। भारत में कुल विश्व विरासत स्थल कितने हैं, तो भारत में जो है अभी वर्तमान समय 43 करंट अफेयर का प्रश्न है भैया। अभी वर्तमान समय 43 विश्व विरासत स्थल है और 43वां विश्व विरासत स्थल कौन है, मोईदम है। मोईदम कहाँ पे है, ये असम में है, असम में है। 43 विश्व विरासत स्थल में जो है 35 कैसे हैं, सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल हैं, सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल हैं। और इसमें से 7 क्या हैं, 7 जो है वो आपके प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल हैं। कैसे हैं, प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल है। और इसमें से जो एक है वो आपके मिक्स है, यानी कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों है, मिक्स विश्व विरासत स्थल है, यानी कि मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। आइए चलिए कुछ विश्व विरासत स्थलों के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि 39वां विश्व विरासत स्थल कौन बना था, तो रामप्पा मंदिर बना था। रामप्पा मंदिर, आप लोग बताएंगे कि रामप्पा मंदिर ये स्थित कहाँ पे है, तो ये तेलंगाना में ही है। कहाँ पे, तेलंगाना में। 40वां विश्व विरासत स्थल कौन बना था, तो ये बना था आपका धौलावीरा। कौन बना था, धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पे है, गुजरात में है। अगर आपसे पूछे कि 42वां विश्व विरासत स्थल कौन बना था, तो ये बना था शांति निकेतन। कौन बना था, शांति निकेतन। और शांति निकेतन कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। और 43वां विश्व विरासत स्थल 42 हो गया, 43 विश्व विरासत स्थल जो है कहाँ यार, 41वां ये है, शांति निकेतन। और 42 नंबर का कौन है, तो ये है आपके होयलेश्वर मंदिर। होयलेश्वर मंदिर। होयलेश्वर मंदिर अगर आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है, तो ये असम में है। कहाँ पे, असम में, ठीक। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि भारत में कुल विश्व विरासत स्थल हमने बताया 43 हैं, और नवीन विश्व विरासत स्थल जो है वो मोईदम है, असम में है। 35 जो है, 43 में 35 ऐसे हैं सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल, 7 हैं प्राकृतिक विश्व विरासत, 1 मिक्स विश्व विरासत स्थल है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। 39वां विश्व विरासत स्थल रामप्पा मंदिर तेलंगाना ये बना था। 40वां था धौलावीरा गुजरात में। 41 नंबर का था शांति निकेतन जो कि वेस्ट बंगाल में है। और 42वां था होयलेश्वर मंदिर जो कि असम में है। अगला प्रश्न क्या है कि किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का प्रावधान है, तो आप लोग याद रखेंगे अनुच्छेद आपके अनुच्छेद नंबर 360 में वित्तीय आपात है। ऐसा अनुच्छेद है जिसका आज तक भारत में कभी प्रयोग नहीं हुआ है। अगर आपसे पूछे कुछ और अनुच्छेदों के बारे में, राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है, अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय आपात का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 352 में है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति शासन के बारे में आप लोग को याद रखना है कि अनुच्छेद नंबर 356 में राष्ट्रपति शासन है। ठीक, और राष्ट्रपति से संबंधित कुछ और अनुच्छेद पढ़ते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का क्षमादान किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सजा को माफ़ करता है या फिर मृत्यु दंड को भी माफ़ कर देता है, तो ये आप लोग बताएंगे अनुच्छेद नंबर 72 के तहत। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का परामर्श किस अनुच्छेद के तहत लेता है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का जो है परामर्श किस अनुच्छेद की तहत लेता है, तो परामर्श की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये है आपके अनुच्छेद नंबर 143 143 में। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किस अनुच्छेद के तहत करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है, तो अध्यादेश, राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है अनुच्छेद नंबर 123 के तहत है, 1, 2, 3। और संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, संयुक्त
बैठक भी करता है, जॉइंट सेशन। लोकसभा और राज्यसभा दोनों राष्ट्रपति भवन में आकर के बैठ के किसी भी आपके विधेयक पे बहस करते हैं एक साथ, तो ये अनुच्छेद 108 के तहत होता है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का प्रावधान है, तो हमने बताया अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का प्रावधान है। वहीं राष्ट्रीय आपात पूछे तो आप लोग बताएंगे अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन पूछे तो अनुच्छेद नंबर 356 में, और राष्ट्रपति का क्षमादान किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 72 में, और सुप्रीम कोर्ट का परामर्श की शक्ति जो है अनुच्छेद, सुप्रीम कोर्ट का परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति, तो अनुच्छेद नंबर 143 में है। राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। संयुक्त बैठक करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद नंबर 108 के तहत। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व हैं। तो देखिए आवर्त सारणी में, ये भी एग्जाम में पूछा गया, साइंस का प्रश्न है। आवर्त सारणी में जो न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व है उनको क्या कहते हैं, उनके अनेक नाम है। जैसे इन्हें उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, इन्हें नोबल गैस भी कहते हैं। आपके ऑप्शन में जो भी मिले आप लगा देंगे। इन्हें नोबल गैस भी कहते हैं, इन्हें शाही गैस भी कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, शाही गैस भी कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इन्हें अक्रिय गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्रिय गैस भी कहते हैं। इन्हें निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये इसके अन्य नाम है। निष्क्रिय गैस भी कहते हैं क्योंकि ये किसी भी गैस से अभिक्रिया नहीं करता है। इनको क्या बोलते हैं, आदर्श गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आदर्श गैस भी बोलते हैं। तो इसके इतने सारे नाम हैं। देखिए आइए कौन कौन से हैं, नोबल गैस कौन कौन से हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए हीलियम, हीलियम नियॉन, ये आपके क्या हैं, हीलियम नियॉन, और आर्गन, आर्गन क्रिप्टॉन, आर्गन क्रिप्टॉन, और जेनॉन, जेनॉन, और रेडॉन एक और है जिसको क्या बोलते हैं, ऑग्नेसिन। ठीक, तो ये सभी आपके क्या हैं, अक्रिय गैस हैं या फिर नोबल गैस हैं। आप लोग इसको याद रखेंगे, इसके बारे में एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे कि आवर्त सारणी में न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व कितने हैं, तो तत्व हैं, तो उसको कहते हैं कि उत्कृष्ट, उसको क्या कहते हैं, उसको उत्कृष्ट गैस बोलते हैं, या फिर इसको नोबल गैस भी बोलते हैं, या फिर इसको शाही गैस भी बोलते हैं, या फिर इसको अक्रिय गैस भी बोलते हैं, या फिर इसको निष्क्रिय गैस भी कहते हैं, आदर्श गैस भी इसको कहते हैं। जैसे हीलियम नियॉन, जेनॉन, आर्गन क्रिप्टॉन, रेडॉन और ऑग्नेसिन। ठीक, इतने इनका नाम याद रखेंगे आप लोग क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है। तो बीसीसीआई के अध्यक्ष वर्तमान समय है रोजर बिन्नी। कौन बने हैं, रोजर बिन्नी को बनाया गया है। इसके अलावा भी एग्जाम में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि बीसीसीआई के सचिव पद पे वर्तमान समय कौन है, बीसीसीआई के सचिव कौन है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, देवजीत सैकिया बीसीसीआई के सचिव है। कौन है, देवजीत सैकिया बीसीसीआई के सचिव हैं। अगर आपसे पूछे कि बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष कौन है, बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष कौन है, तो ये है आपके प्रभजीत सिंह। कौन है, प्रभजीत सिंह बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बीसीसीआई की अगर आपसे पूछे कि मुख्यालय कहाँ पे स्थित है बीसीसीआई के मुख्यालय, तो ये वानखेड़े स्टेडियम में, वानखेड़े स्टेडियम में जो कि मुंबई में है, यहाँ पे बीसीसीआई का क्या है, मुख्यालय स्थित है। ठीक, चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि हमने बताया कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं। सचिव वर्तमान समय में इसके हैं देवजीत सैकिया, कोषाध्यक्ष हैं प्रभजीत सिंह, और मुख्यालय इसका वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न है कि जल शोधन में किस प्रक्रिया का प्रयोग होता है। तो ये जल शोधन के बारे में एग्जाम में साइंस से प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए जल शोधन, जिसे आप लोग क्या, जिस जल शोधन के लिए आप लोग आरओ का प्रयोग करते हैं, इसे क्या कहा जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या आरओ को क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लेकिन आप लोग को आरओ ही पता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। इस प्रक्रिया से क्या होता है, जल को शुद्ध किया जाता है। और इसको कभी ऑप्शन में आपको हिंदी मिलेगा, कभी आपको इसका अंग्रेजी मिलेगा। तो ये इसको हिंदी में कहते हैं विपरीत परासरण। क्या कहते हैं, विपरीत परासरण। आपके एग्जाम में पूछा जाता है विपरीत परासरण।
एग्जाम में प्रश्न मिलता है कि किशमिश को पानी में भिगोने पे वो फूल जाता है, ये किस क्रिया की वजह से होता है? वो परासरण क्रिया की वजह से ही होता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। अन्य अन्य कौन कौन सी प्रक्रियाएं जल को शुद्ध करने के लिए? तो देखिए, पानी को आप लोग उबाल के भी शुद्ध कर सकते हैं, तो ये भी एक प्रक्रिया है पानी को शुद्ध करने का। उबालने से भी पानी शुद्ध हो जाता है। इसके अलावा क्लोरोनीकरण से भी पानी को शुद्ध किया जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कुएं या फिर तालाब के पानी को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो क्लोरीन का ही प्रयोग करते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और यूवी आपके यूवी विकिरण से भी पानी को शुद्ध किया जाता है। यूवी विकिरण, अल्ट्रावायलेट रेज से भी पानी को शुद्ध किया जाता है, तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। इसके अलावा आप लोग को ये बताना है कि जल दिवस हम लोग कब मनाते हैं। जल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 22 मार्च के दिन क्या होता है? जल दिवस होता है। अगर आपसे पूछे कि जल का जो है सर्वाधिक घनत्व ये कितने टेम्परेचर पे होता है, जल का जो है सर्वाधिक घनत्व कितने टेम्परेचर पे होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अगर आपसे पूछे पानी का पीएच मान कितना होता है, तो पानी का पीएच मान 7 होता है, जो कि 7 उदासीन होता है। उदासीन 7 से अधिक हुआ तो क्षारीय, कम हुआ तो अम्लीय, और 7 हुआ तो उसको उदासीन बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन रोग जो मनुष्य में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस रेबीज के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो और ये साइंस का प्रश्न है, एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, रेबीज के बारे में सारी चीज़ें जो आज तक एग्जाम में पूछी गई है, तो रेबीज जो होता है वो संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है, कुत्ते के काटने से फैलता है। और रेबीज को क्या कहा जाता है? इसको हाइड्रोफोबिया, क्योंकि इसमें पानी से क्या होता है, इसमें पानी से डर लगता है। हाइड्रोफोबिया इसको कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब पानी से डर लगना, तो इसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, ये आप लोग को याद रखना है। और इसका अन्य नाम लीसा भी है, इसको लीसा, इस बीमारी को लीसा भी कहा जाता है। और इसमें वायरस कौन सा होता है? एग्जाम में पूछा गया वायरस, तो रैबिडो वायरस इसमें होता है। कौन सा वायरस होता है? रैबिडो वायरस की वजह से क्या होता है? ये हाइड्रोफोबिया या फिर आपकी रेबीज होता है। और इसमें प्रभावित कौन सा अंग होता है? मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अगर आपसे पूछे तो इसमें पूरा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित होता है। अगर आपसे पूछे कि रेबीज के टीका किसने खोजा था, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया कई बार। तो लुई पास्चर ने रेबीज का टीका खोजा था। किसने? लुई पास्चर ने रेबीज का टीका खोजा था। और रेबीज मुक्त किस राज्य को जो है, भारत के किस राज्य को रेबीज मुक्त घोषित किया गया, या फिर रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य जो है वो गोवा है। ठीक, तो इतनी बातों को आप लोग को याद रखना है। कौन रोग जो मनुष्य में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? हमने बताया रेबीज फैलता है। और इस रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, लीसा भी कहते हैं। इसमें वायरस कौन सा होता है? रैबिडो वायरस के कारण रेबीज होता है। प्रभावित अंग कौन सा होता है? पूरा तंत्रिका तंत्र इसमें डैमेज होता है। रेबीज मुक्त राज्य जो है वो गोवा है, रेबीज से मुक्त होने वाला पहला राज्य। उसमें टीका की खोज किसने की थी रेबीज के? तो लुई पास्चर ने टीके की खोज की थी। अगला प्रश्न आप लोग बताएंगे कि एमएस डॉग के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? एमएस डॉग की बात कर रहा है। इसके लिए पहला कंप्यूटर वायरस जो बनाया गया था उसका नाम था ब्रेन, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? मस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मस्तिष्क। ये इसका पहला कंप्यूटर का वायरस था। ठीक, वायरस ये कब बना था? तो ये 1986 में दो पाकिस्तानियों ने इसे मिल करके बनाया था। दो पाकिस्तानियों ने मिल करके बनाया था। सॉफ्टवेयर तो इनसे बनता नहीं है, तो सोचें कि मालवेयर ही बना दिया जाए। ठीक, इसी वजह से दो पाकिस्तानियों ने इसको निर्माण किया था। तो ये मालवेयर होता है। मालवेयर क्या होता है? जो दुर्भावना से तैयार किया गया प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर में डालने के वजह से क्या होता है? कंप्यूटर डैमेज हो जाता है, फाइलें ख़राब हो जाती हैं, करप्ट हो जाता है। तो इसे उसको क्या कहते हैं? मालवेयर। जो अच्छे कामों के लिए बनाया जाता है उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे आप लोग कोई काम करने के लिए अनेक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं,
तो मॉलवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर होता है। मॉलवेयर केवल दुर्भावना के लिए बनाया जाता है, दुर्भावना की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, और सॉफ्टवेयर जो है काम को आसान करने के लिए बनाया जाता है। मालवेयर के कुछ प्रकार हैं, जैसे वायरस हो गया। वायरस को तो आप लोग जानते होंगे, आप लोग बोलते भी हैं कि फ़ोन में वायरस हो गया, कंप्यूटर में वायरस हो गया। उसको वार्म भी एक मालवेयर का प्रकार है। उसके बाद ट्रोजन भी एक मालवेयर है। ट्रोजन वायरस क्या है, ये भी एक मालवेयर है। और एडवेयर क्या है, ये भी क्या है, मालवेयर है। स्पाईवेयर क्या है, स्पाईवेयर, तो ये भी क्या है, ये मालवेयर है। इस समय वायरस जो है ज़्यादा चर्चा में है, वायरस वार्म, तो ये सभी ज़्यादा चर्चा में है। एडवेयर और स्पाईवेयर को आप लोग उतना नहीं जानते होंगे, तो याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने इसको बताया, क्या बताया कि मैक डीओसी के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था, ब्रेन था, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मस्तिष्क। इसका निर्माण 1986 में हुआ था, 2 पाकिस्तानियों ने किया था। ठीक, मालवेयर के और अन्य कुछ प्रकार हैं, जैसे वायरस ही एक मालवेयर है, वार्म है, ट्रोजन वायरस और एडवेयर, स्पाईवेयर, ये सभी क्या है, एक मालवेयर के प्रकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मेटल डिटेक्टर किसके नियम पर संचालित होता है। मेटल डिटेक्टर से आप लोग क्या समझते हैं, जैसे एयरपोर्ट वगैरह में लगा होता है, कोई हथियार ना, कोई धारदार हथियार ना ले जाने पाए, या फिर एग्ज़ाम सेंटर पे आप लोग एग्ज़ाम देने भी जाते हैं, वहाँ पे भी मेटल डिटेक्टर होता है जो टू टू की आवाज़ करता है। अगर कोई, जैसे आप लोग बेल्ट लगाए होते हैं, या फिर कोई माला पहने होते हैं, या फिर हाथ में कुछ पहने होते हैं, तो उससे पता चलता है कि यहाँ पे मेटल है। तो उसमें जो है वो किसके नियम पर आधारित है, तो इसका जो नियम है ये फैराडे ने दिया था। किसने, फैराडे ने इसका नियम दिया था। तो ये भी आप लोग को याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा भी गया था। अगर आपसे पूछे कि विद्युत मोटर जो पंखे में या फिर पानी चढ़ाने वाला मोटर होता है, तो उसमें ये किसके नियम पे आधारित है, या फिर अगर आपसे पूछे कि डायनेमो क्या है, जो यांत्रिक ऊर्जा को आपकी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ये दोनों किसके नियम पे आधारित है, ये फैराडे के नियम पे ही काम करते हैं। किसके नियम पे, फैराडे के नियम पे ही काम करते हैं। अगर आपसे पूछे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज के बारे में भी आप लोग को याद रखना है, ये किसने किया था, तो ये फैराडे ने किया था। इसी से ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण से ही विद्युत मोटर, डायनेमो, ये सभी जो है चलते हैं। इसकी खोज, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज भी एग्जाम में पूछा गया, कब हुई थी, तो 1831 में हुई थी। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। आप लोग को बताना है कि सापेक्षता का नियम किसने दिया था। अभी आगे हमने बताया है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा कौन थे। तो देखिए, परमाणु बम का जो आविष्कारक है वो किसे माना जाता है, ओपेनहाइमर को माना जाता है। किसे माना जाता है, ओपेनहाइमर को परमाणु बम के आविष्कारक के रूप में माना जाता है। तो ये आप लोग को याद रखना है, अमेरिका के रहने वाले थे ओपेनहाइमर। परमाणु बम की बात करें, इसमें पूछा जाता है, इसमें अभिक्रिया कौन सी होती है, नाभिकीय संलयन होता है, विखंडन होता है, कि चयन अभिक्रिया होती है। इसमें बताइए भैया अभिक्रिया कौन सी होती है परमाणु बम में। तो ये आप लोग को याद रखना है कि इसमें नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है परमाणु बम में। ठीक, अब जबकि हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, और जो है और क्या बोलते हैं, सूर्य में, उसमें भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। अगर आपसे पूछे कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, परमाणु सिद्धांत, दोनों अलग अलग हैं। परमाणु सिद्धांत पूछे तो जॉन डाल्टन ने दिया था, और परमाणु बम की खोज पूछे किसने किया था, तो आप लोग बताएंगे ओपेनहाइमर ने किया था। ठीक, अगर आपसे पूछे कुछ और चीज़ों के बारे में, डायनामाइट की खोज किसने किया था, डायनामाइट की खोज तो ये अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसने, अल्फ्रेड नोबेल ने। इनके ही याद में क्या होता है, 1901 से इनके ही याद में क्या होता है, नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था, टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था,
तो ये जोनास सोल्क ने किया था। जोनास सोल्क ने किया था टाइपराइटर का आविष्कार। अगर आपसे पूछे कि विद्युत बल्ब किसने खोजा था, विद्युत बल्ब किसने खोजा था, तो वो एडिसन ने खोजा था। किसने खोजा था विद्युत बल्ब की खोज किसने किया था, तो एडिसन ने किया था। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए हमने बताया कि परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम के हिस्सा कौन थे, तो ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर को ही परमाणु बम के क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था। और डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल ने, टाइपराइटर की खोज जोनास सोल्क ने, विद्युत बल्ब की खोज एडिसन ने। और ओपेनहाइमर जो है अभिक्रिया के रहने वाले, अमेरिका के रहने वाले थे। उसमें अभिक्रिया कौन सी होती है, तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। हमने बताया सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन। और हाइड्रोजन बम की बात करें उसमें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन किसने लॉन्च किया था। तो देखिए ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इसको लॉन्च किए थे कौन, अपने मोदी जी। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA, ये चर्चे में रहता है, तो इस वजह से आप लोग को इसके बारे में जरूर याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि ISA ये किसकी पहल थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये किसकी पहल थी, तो ये भारत और फ्रांस दोनों की संयुक्त रूप से पहल थी। किसकी पहल थी, भारत और फ्रांस दोनों की। और आपसे पूछे कि इस पहल की जो है स्थापना कब हुआ था, तो इस पहल की जो स्थापना है 2015 में हुआ था। और 2015 में कहाँ पे हुआ था, तो पेरिस में हुआ था। पेरिस कहाँ पे है, फ्रांस में है। इस समय बैठक हुई थी COP21, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 की बैठक हुई थी। तो इसमें इसका जो है गठन होता है। अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है तो इसका मुख्यालय भी कहीं ना कहीं होगा, तो मुख्यालय भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुख्यालय इसका गुरुग्राम में है। और गुरुग्राम कहाँ पे है, हरियाणा में। और हरियाणा कहाँ पे है, ये इंडिया में। तो इस वजह से इसका मुख्यालय भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ISA के अध्यक्ष के बारे में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इसके अध्यक्ष अगर आपसे पूछे कि कौन है, तो वर्तमान समय इसके जो अध्यक्ष हैं वो भारत है। कौन है, भारत इसके अध्यक्ष है। अगर आपसे पूछे कि इसके सह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, इसके अगर आपसे पूछे कि सह अध्यक्ष कौन है, इसके सह अध्यक्ष कौन है, तो सह अध्यक्ष जो है वो फ्रांस है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन किसने लॉन्च किया था, नरेंद्र मोदी जी ने। मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा में है। और ये पहल जो है भारत और फ्रांस दोनों की थी। स्थापना इसका 2015 पेरिस फ्रांस में हुआ था। COP21 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21 में हुआ था। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका जो है अध्यक्ष कौन है, भारत। सह अध्यक्ष कौन है, फ्रांस है। अगली बात है कि इसरो का पहला मौसम उपग्रह कौन है। तो इसरो का जो पहला मौसम उपग्रह है, अगर आपसे पूछे क्या है, तो मैटसैट है इसरो का पहला मौसम उपग्रह। अगर आपसे पूछे कि इसरो का जो है पहला उपग्रह कौन सा है, पहला उपग्रह इसरो का पूछ ले, पहला उपग्रह इसरो का कौन है, तो वो है आपके आर्यभट्ट। कौन है, आर्यभट्ट इसरो का पहला उपग्रह है। अगर आपसे पूछे कि पहला संचार उपग्रह कौन सा था इसरो का, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, संचार उपग्रह कौन सा था, तो वो था एप्पल। इसरो का पहला संचार उपग्रह था एप्पल। आइए चलिए मौसम उपग्रह यानी कि मैटसैट के बारे में थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं। तो मैटसैट के बारे में याद रखेंगे। अब उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है, तो मैटसैट फर्स्ट को ही क्या कहा जाता है, कल्पना फर्स्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको ही कल्पना फर्स्ट भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछे कि जो ये उपग्रह होते हैं इनकी ऊंचाई कितनी होती है पृथ्वी से, तो पृथ्वी से ऊंचाई आप लोग को याद रखना 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे इसको भेजा जाता है। ये भू समकालिक उपग्रह है, यानी कि एक चक्कर कितने में लगाएंगे, ये 24 घंटे में लगाएंगे। और इसका रॉकेट क्या आता है, रॉकेट इसका जो है PSLV C4 था। कौन सा, PSLV C4, ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन करेंगे। हमने बताया कि इसरो का पहला मौसम उपग्रह कौन था, तो मैटसैट जो है इसरो का पहला मौसम उपग्रह था। इसरो का पहला उपग्रह क्या है, आर्यभट्ट है। इसरो का पहला संचार उपग्रह एप्पल है। मैटसैट कहाँ पे है, इसको क्या कहा जाता है, कल्पना फर्स्ट भी कहा जाता है।
और रॉकेट किस रॉकेट से इसे भेजा गया था? PSLV C4 इसका रॉकेट था जिससे ये भेजा गया था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ पे? अहमदाबाद में स्थित है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। तो ये आप लोग को याद रखना है, हिंदी में नहीं तो इंग्लिश में याद रखें, इंग्लिश में नहीं तो हिंदी में याद रखें। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, ठीक, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। अगर आपसे पूछे कि ये कार्य किसके अंतर्गत करता है, तो ये कार्य इसरो के अंतर्गत करता है। इसरो के अंतर्गत, इसरो की ये एक शाखा है और इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। इस वजह से ये आप लोग को याद रखना है, इसरो के अंतर्गत ये अपने कार्य करते हैं। कुछ और आपके अंतरिक्ष केंद्र हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? स्पेस सेंटर बोल देते हैं, स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है? ये तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम कहाँ पे है? केरल में है। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में। और तिरुवनंतपुरम कहाँ पे है? केरल में। अगर आपसे यहीं पे पूछे कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? स्पेस सेंटर कहाँ पे है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश की कहाँ पे? श्रीहरिकोटा में। कहाँ पे? श्रीहरिकोटा में स्थित है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो ये इतनी बातें आपको इस प्रश्न से याद रखना है। चलिए देखते हैं कि भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पे स्थित है? अहमदाबाद। और इसको हिंदी में कहेंगे अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। इनका कार्य क्या है कि इसरो के अंतर्गत ये काम करते हैं। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर वहीं पूछ ले, तिरुवनंतपुरम केरल में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहाँ पे स्थित है? तो स्टैच्यू ऑफ जो इक्वालिटी है ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे? हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद कहाँ पे है? तेलंगाना में। और ये जो है किसकी प्रतिमा है? अगर आपसे पूछे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी ये किसकी प्रतिमा है? तो ये संत रामानुजनाचार्य की प्रतिमा है। किसकी है? संत रामानुजनाचार्य की ये प्रतिमा है। ये बातें आप लोग को याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि स्टैच्यू ऑफ ट्रस्ट कहाँ पे स्थित है? तो स्टैच्यू ऑफ जो ट्रस्ट है ना, ये आपके नाथ द्वार में स्थित है। कहाँ पे? नाथ द्वार में स्थित है। नाथ द्वार कहाँ पे है? राजस्थान में। स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर कहाँ पे स्थित है? ये भी आप लोग को याद रखना है। स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके जोरहाट में है। कहाँ पे? जोरहाट। जोरहाट कहाँ पे? असम में है, ठीक। और लचित बोरफुकन की ये प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है? लचित बोरफुकन की ये प्रतिमा है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि शिव जी की प्रतिमा का